अरे भाभी, प्रेगनेंसी में 4-5 महीने तक पपीता नहीं खाते हैं। पपीता गर्म होता है, इसीलिए इसे खाने से मिसकैरेज का भी खतरा हो सकता है। रश्मि की बात सुनकर सीमा को थोड़ा अजीब लगता है और वो कहती है, हाँ रश्मि, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा था, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? अरे भाभी, वो मेरी एक सहेली ने मुझे बताया था, इसीलिए पता है। ऐसा कहकर रश्मि बात को टाल देती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सीमा बालकनी में खड़े होकर बालों को सुखा रही थी। तभी मोहल्ले की 2 औरतें पुष्पा और कामिनी बातें करते हुए जा रही थी। सीमा उनकी बातों को सुनती है। सुना तूने, रश्मि के पेट में जो बच्चा है वो उसका नहीं है। सुना है किसी और का बच्चा लिए घूम रही है वो। अरे बहन, मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि वो पैसे लेकर अपनी कोख बेचती है। भगवान ही बचाए ऐसे लोगों से। जिनके परिवार में वो रहती है उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं, तो हमें क्या है। बातें करते हुए दोनों वहां से चली जाती हैं। तब सीमा मन ही मन सोचती है, आखिर ये लोग रश्मि के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? भला उन्हें रश्मि से क्या दुश्मनी हो सकती है? कहीं कुछ ऐसा तो नहीं इसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ। वो ऐसा सोच रही थी कि तभी कमला उसे आवाज देती है। अरे सीमा बहू, कहाँ है तू? जरा मुझे एक कप चाय तो देते। माँ जी, अभी बनाकर लेकर आती हूँ। अब सीमा रसोई में जाती है और चाय बनाती है। तभी रश्मि वहां आ जाती है और सीमा से बातें करने लगती है। बातें करते हुए सीमा रश्मि से कहती है, रश्मि, तुम्हारा पेट अभी तक दिखाई नहीं देता, अब तो तुम्हारा पेट दिखने लगना चाहिए। अरे नहीं भाभी, अभी तो मेरा 4था महीना खत्म भी नहीं हुआ है। पेट तो 5वें महीने से दिखता है। रश्मि की बात सुनकर सीमा हैरान रह जाती है और आश्चर्य से कहती है, हाँ रश्मि, तुम सही कह रही हो। मैं तो भूल ही गई थी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें प्रेगनेंसी के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है। रश्मि बात को टाल देती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और अब रश्मि का बेबी बम्प दिखाई देने लगा था। एक दिन रश्मि को देखकर कमला सीमा से कहती है, सीमा बहू, अब तो रश्मि का पेट बड़ा होने लगा है। तू ऐसा कर कि आज बाजार चली जा और उसके लिए कुछ गाउन खरीद कर ले आ। हाँ माँ जी, आज मैं भी यही सोच रही थी। एक बार रश्मि से भी पूछ लेती हूँ, अगर वो बाजार जाएगी तो उसे भी ले जाऊंगी। उधर रश्मि अपने कमरे में फोन पर आरव से बात करते हुए कहती है, आरव, तुम कब तक आओगे? मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। क्या करूं रश्मि, मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। जब तक मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता मैं नहीं आ सकता। वैसे भाभी और माँ तो तुम्हारा ख्याल रख रही होंगी ना? हाँ आरव, बहुत ख्याल रखती हैं। तभी सीमा वहां जाती है। सीमा को देखकर रश्मि फोन रख देती है और सीमा रश्मि से कहती है, रश्मि, मैं ये कह रही थी कि मैं तुम्हारे लिए गाउन खरीदने बाजार जा रही हूँ। अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो तुम भी चलो। नहीं भाभी, लेकिन आप जा रही हो तो गाउन के साथ साथ मेरे लिए इमली और कच्चे आम भी ले आना। हाँ हाँ, तुम्हें चिंता मत करो, मैं ले आऊंगी। सीमा बाजार के लिए निकल जाती है। सबसे पहले वो एक अंडरगारमेंट की दुकान पर जाकर रश्मि के लिए अलग अलग तरह की 2-3 गाउन खरीदती है। उसके बाद सब्जी बाजार आती है और आम और इमली खरीदती है। फिर वापस आने लगती है। रास्ते में उसे उसकी 2 सहेलियां जानवी और नीलिमा मिल जाती हैं। दोनों रुककर सीमा से बात करने लगती है। जानवी कहती है, और सीमा, बाजार से आ रही हो क्या? क्या लिया? कुछ नहीं जानवी, बस रश्मि का खट्टा खाने का मन कर रहा था तो उसके लिए इमली और आम लेकर जा रही हूँ। इमली? अच्छा, देवरानी का तो बड़ा ख्याल रख रही हो। पर क्या तुम्हें पता है कि वो कैसी लड़की है? कैसी लड़की मतलब? तुम लोग क्या कहना चाहती हो? सीमा, तुम बहुत भोली हो। मोहल्ले भर में बातें हो रही हैं कि तुम्हारी देवरानी सरोगेट मदर रह चुकी है। उसने पैसों के लिए अपनी कोख बेची है। और क्या ये पता है बच्चा भी किसी और का ही हो? अपनी जबान को लगाम दो जानवी, रश्मि के बारे में एक शब्द और मत बोलना। हम झूठ नहीं बोल रही, पूरा मोहल्ला कह रहा है। अगर यकीन नहीं होता तो उस नर्स गीतिका से पूछो, उसने खुद रश्मि को अस्पताल में देखा था। सीमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सन्न रह जाती है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो बिना कुछ कहे वहां से भागते हुए घर की तरफ जाती है। कमला उसे देखकर कहती है, क्या हुआ सीमा, तू बहुत परेशान दिखाई दे रही है। कुछ नहीं माँ जी, बस मुझे थोड़ा चक्कर आ गया था। मैं ऐसा करती हूँ, अपने कमरे में जाकर आराम करती हूँ। ऐसा कहकर सीमा अपने कमरे में जाती है और सारा सामान एक कोने में रखकर बेड पर लेटकर आराम करने लगती है। तभी मोहन वहां आता है और सीमा को परेशान देखकर कहता है, क्या बात है सीमा, तुम काफी परेशान दिखाई दे रही हो। बात ही कुछ ऐसी है, पिछले कुछ दिनों से रश्मि के बारे में मोहल्ले में लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो रश्मि के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। मेरे बारे में तो उन्होंने कभी ऐसी कोई बात नहीं की। सीमा की बात सुनकर मोहन उससे कहता है, हाँ सीमा, मैंने भी कुछ बातें अपने दोस्तों के मुंह से सुनी है, लेकिन उन बातों की कोई सच्चाई नहीं है। तुम इन बातों को दिल से मत लगाओ।
लोगों का क्या है, वो तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। मोहन की बात सुनकर सीमा चुप हो जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन सीमा कमला के पास बैठकर बातें कर रही थी, तभी रश्मि वहां आती है और कहती है, माँ जी, अब मेरा 7वां महीना खत्म होने वाला है और 8वें महीने में मुझे दूध में घी डालकर खाना है ताकि मेरी डिलीवरी आसानी से हो सके। हाँ बेटा, इसलिए मैंने घी पहले से ही मंगा कर रख दिया है। तू जब से चाहे खाना शुरू कर सकती है। लेकिन सीमा रश्मि की बात सुनकर चौंक जाती है और मन ही मन सोचती है, रश्मि की ये पहली प्रेगनेंसी है, लेकिन उसे सब कुछ इतनी बारीकी से पता है जैसे कि वो पहले से ही ये सब कुछ जानती है। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन सीमा कमला के पास आती है और कहती है, माँ, रश्मि कहीं दिखाई नहीं दे रही है, क्या आपने देखा है कि वो कहाँ है? हाँ बेटा, उसे रूटीन टेस्ट के लिए जाना था, सो रही थी तू, तो वो अकेले ही चली गई। माँ, रश्मि को मुझे जगा लेना चाहिए था और बेचारी वो अकेली गई है। खैर कोई बात नहीं, ऐसा करती हूँ कि मैं उसे खुद जाकर देख लेती हूँ। ऐसा कहकर सीमा रश्मि को देखने के लिए अस्पताल निकल जाती है। सीमा जानती थी कि रश्मि हमेशा ही पड़ोस के अस्पताल में ट्रीटमेंट करवाती है। सीमा वहां पहुंचती है और डॉक्टर के केबिन की तरफ जाने लगती है। तभी सामने से रश्मि किसी अनजान आदमी के साथ आते हुए उसे दिखाई देती है। सीमा रश्मि को देखकर दीवार के पीछे छुप जाती है। रश्मि के जाने के बाद वो पड़ोस में खड़ी एक नर्स से पूछती है, सुनिए, ये जो औरत थी उसके साथ वो आदमी कौन था, क्या बता सकती हैं? अरे भाई, औरत प्रेग्नेंट है तो उसके साथ उसका पति ही होगा ना, अजीब सा सवाल है। ऐसा कहकर नर्स वहां से चली जाती है। सीमा के पैरों तले तो जैसे जमीन ही खिसक जाती है। वो थके कदमों से घर वापस आने लगती है और मनी मन सोचती है, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। मोहल्ले वालों की बातें, गीतिका के ताने और आज हॉस्पिटल में रश्मि का इस तरह किसी गैर मर्द के साथ आना, आखिर ये सब क्या चल रहा है? सीमा घर की तरफ वापस आ रही थी, तभी रास्ते में उसे जानवी मिलती है और वो सीमा से कहती है, अरे रश्मि, तुम इतनी जल्दी जल्दी कहाँ से आ रही हो? बस ऐसे ही थोड़ा काम से गई थी। वैसे तुम्हारी देवरानी किसी दूसरे आदमी के साथ हॉस्पिटल से बाहर निकलती दिखाई दी थी। मैं तो कहती हूँ कि अभी भी तुम्हें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके पेट में जो बच्चा है वो उसका नहीं है। देखो जानवी, फालतू बातें करना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ये सब इतने विश्वास से कह सकती हो? कैसे? अरे गीतिका ने खुद उसे अपनी कोख बेचती हुई देखा है। तुम्हें यकीन नहीं आता तो जाकर खुद गीतिका से पूछ लो। ऐसा कहकर जानवी वहां से चली जाती है। सीमा के मन में तो जैसे तूफान उठ रहा था। वो तेज कदमों से घर आती है तो रश्मि उससे कहती है, अरे भाभी, आ गई आप? माँ जी ने मुझे बताया था कि आप मुझे देखने अस्पताल गई हैं, लेकिन मेरा काम जल्दी खत्म हो गया था तो मैं वहाँ से निकल कर आ गई थी। फिर मैंने आपको फोन किया तो पता चला आप फोन घर पर ही छोड़ कर गई हैं। हाँ रश्मि, वो धोखे से छूट गया था। अच्छा ऐसा करो कि तुम किचन में जाकर खाना बना लो, मेरे सर में थोड़ा दर्द है तो मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। सीमा की बात सुनकर रश्मि किचन में जाती है और खाना बनाने लगती है। तो वहीं सीमा चोरी से रश्मि के कमरे में घुस जाती है और मेडिकल रिपोर्ट ढूंढने लगती है। तभी सीमा के हाथ में मेडिकल रिपोर्ट आ जाती है। वो उसे खोलकर पढ़ती है तो उसमें पिता की जगह आरव का नहीं बल्कि किसी और आदमी का नाम लिखा था। ये देखकर सीमा पूरी तरह से हैरान हो जाती है और अपने आप से कहती है, हे भगवान, इसका मतलब ये है कि वो बच्चा देवर्षि का नहीं है तो फिर किसका है? कौन था वो आदमी? इन सारे सवालों के जवाब शायद मुझे सिर्फ गीतिका ही दे सकती है। अब सीमा बिना किसी को कुछ बताए तेज कदमों से गीतिका के घर पहुंचती है। गीतिका उसे देखकर कहती है, आओ सीमा, मुझे पता था कि तुम एक ना एक दिन मेरे पास जरूर आओगी। मुझे बस ये जानना है कि तुम रश्मि के बारे में जो कह रही हो उसका सबूत क्या है? तुम ऐसे ही किसी की इज्जत पर कीचड़ नहीं उछाल सकती। इज्जत? सीमा, इज्जत तो तब होती है जब इंसान ईमानदार हो। तुम सच जानना चाहती हो अपनी देवरानी की बात? तो सुनो, आज से करीब 7-8 महीने पहले जब रश्मि की शादी भी नहीं हुई थी, मैंने उसे सिटी हॉस्पिटल के फर्टिलिटी वार्ड में देखा था। वो एक रईस कपल के साथ वहां आई थी और वहां सरोगेसी के पेपर साइन कर रही थी। उसने अपनी कॉक किराए पर दी थी और जानते हैं क्यों? पैसों के लिए। मैंने खुद सुना था उसे डॉक्टर मेहता से बात करते हुए। वो कह रही थी कि उसे बड़ी रकम की सख्त जरूरत है। अब आप खुद सोचिए, जो लड़की शादी से पहले यह सब कर सकती है वो शादी के बाद क्या नहीं कर सकती? नहीं, ये झूठ है, रश्मि ऐसी नहीं है। अरे क्या तुम्हें यकीन है कि वो आरव का ही बच्चा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने फिर से किसी से सौदा कर लिया हो? गीतिका की बात सुनकर निशा का सिर चकराने लगता है। वो घर वापस आती है और रश्मि को आवाज देते हुए कहती है, रश्मि कहाँ हो तुम? बाहर आओ। कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ।
क्या बात है सीमा, बहू तो इतना गुस्सा क्यों कर रही है? आने दीजिए सबको बाहर बाजी, मैं सब बताती हूँ। सीमा की आवाज सुनकर रश्मि, मोहन और राम प्रसाद भी हॉल में आ जाते हैं। तब सीमा सभी लोगों से कहती है, रश्मि क्या ये सच है कि तुमने पैसों के लिए अपनी कोख बेची थी? क्या तुम एक सरोगेट मदर हो? भाभी मेरी बात सुनिए भाभी, आप जैसा समझ रही हैं वैसा नहीं है। मैंने ये सब अपनी खुशी के लिए नहीं किया था। तो किसके लिए किया था? क्या रब जानता है इस बारे में? क्या उसने एक ऐसी औरत से शादी की है जो पहले से ही किसी और के बच्चे को जन्म दे चुकी है? और ये बच्चा जो अभी तुम्हारे पेट में है, क्या ये भी किसी सौदे का ही हिस्सा है? तुमने हमें धोखा दिया है रश्मि, इस घर की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। ये क्या कह रही है तू रश्मि? बेटा क्या ये सच है? क्या तूने हमसे इतना बड़ा राज छुपाया? रश्मि जवाब दो, क्या तुमने सचमुच इस खानदान की नाक काट दी? रश्मि किसी की बात का कोई जवाब नहीं देती। तब कमला कहती है, रश्मि की खामोशी बता रही है वो सचमुच धोखेबाज है। सीमा अभी आरफ को फोन लगाओ और उसे यहाँ बुलाओ। आज के बाद रश्मि इस घर में नहीं रह सकती। अब सीमा आरव को फोन लगाती है तो उसे पता चलता है कि रश्मि ने पहले ही उसे फोन कर दिया और वो घर ही आ रहा है। थोड़ी देर बाद आरव घर पहुंच जाता है और सभी लोग आरव पर बरस पड़ते हैं। सीमा आरव को सारी बातें बताती है और कमला कहती है, आरफ इसने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है, तू अभी इसे धक्के देकर घर से निकाल दे। नहीं माँ, इसने मुझे कोई धोखा नहीं दिया है। रश्मि एक सरोगेट मदर है, ये बात मैं शादी के पहले से ही जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि ये मेरा बच्चा नहीं है। क्या आप जानती थी? आपने जानबूझकर एक ऐसी लड़की से शादी की जो किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। शर्म आनी चाहिए आपको। सीमा भाभी, इसके पीछे रश्मि की मजबूरियां थी। आप लोग एक बार मेरी बात सुन लीजिए। अगर फिर आपको ऐसा लगता है कि रश्मि ने जो किया गलत किया तो हम यहाँ से चले जाएंगे। आज से 5 साल पहले की बात है। रश्मि और मैं एक दूसरे को प्यार करते थे। एक दिन रश्मि रोते हुए मुझे फोन लगाया और बोली, आरव जल्दी से अस्पताल आ जाओ, मैं पिताजी को अस्पताल में भर्ती करवा चुकी हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम चिंता मत करो रश्मि, मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। आरव हॉस्पिटल पहुंचता है। तब रश्मि उसे बताती है, आरव डॉक्टर कहते हैं कि पिताजी की जान बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उनका हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया जाए और उसमें काफी ज्यादा खर्चा आएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तुम्हें तो पता है कि मेरी माँ मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और पिताजी के सिवा दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मुझे किसी भी तरह उनकी जान बचानी ही होगी। हाँ रश्मि, मैं समझ सकता हूँ। मैं पैसों का इंतजाम करने की कोशिश करता हूँ। आरव ने पैसों का इंतजाम करने की बहुत कोशिश की लेकिन कहीं से भी इंतजाम नहीं हुआ। अगले दिन रश्मि आरव को फोन लगाती है और कहती है, हेलो आरव, तुम घर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आरव रश्मि के घर पहुंचता है। रश्मि के पिता अंदर वाले कमरे में सोए हुए हैं। तब रश्मि बाहर वाले कमरे में बैठकर आरव से बातें करते हुए कहती है, मैंने सरोगेट मदर बनने का फैसला किया है और मैं इसके लिए डील कर चुकी हूँ। शायद तुम ये सुनने के बाद मेरा साथ छोड़ दो, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है। अपने पिता की जान बचाना मेरे लिए जरूरी था। मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। आगे फैसला तुम्हारे हाथ में है। रश्मि, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुमने ये मजबूरी में किया है और मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं है कि मैं इतनी सी बात पर तुम्हारा साथ छोड़ दूं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो मान भी लिया जाए कि रश्मि ने उस सरोगेट मदर बनने का फैसला मजबूरी में लिया था, लेकिन अभी उसके पेट में जो बच्चा है वो भी तो किसी और का है। उसके बारे में तुम क्या कहोगे? भैया, ये करने के पीछे भी रश्मि की मजबूरी थी। कुछ दिनों पहले रश्मि को फोन करने पर मैं अस्पताल पहुंचा, तब रश्मि ने मुझे बताया। आरव, डॉक्टर ने कहा है कि पिताजी को कैंसर हो गया है। मुझे कुछ भी करके पिताजी की जान बचानी होगी और उसके लिए मुझे कई लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। हाँ रश्मि, लेकिन इतने पैसे तो नहीं तुम्हारे पास हैं और ना ही मेरे पास। आखिर हम इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कहाँ से करेंगे? मैं उसी नर्स से बात कर लेती हूँ जिसने पिछली बार मुझे सरोगेट मदर बनने के लिए क्लाइंट दिलवाया था। लेकिन रश्मि, ये रिस्की भी तो हो सकता है ना। और तुम्हें तो पता है कि सरोगेसी पूरी तरह बैन है, यह कानूनन जुर्म भी है। क्या इसके सिवा कोई और तरीका नहीं है? मैं सब जानती हूँ आरव, लेकिन इसके सिवा हमारे पास मेरे पिताजी की जान बचाने का कोई और तरीका नहीं है, इसीलिए मुझे ये करना ही होगा। और इसीलिए रश्मि ने एक और बार सरोगेट मदर बनने का फैसला किया। लेकिन उसकी बदकिस्मती है कि कुछ दिनों पहले उसके पिताजी की मृत्यु हो गई और फिर मैंने रश्मि को अकेला छोड़ना ठीक नहीं समझा। इसलिए मैंने रश्मि को आप लोगों से मिलवा दिया और उससे शादी कर ली। आरव, तुमने ये सब करके तो हमारे घर की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। लोग किस किस तरह से इज्जत उछाल रहे हैं हमारी, तुम्हें पता भी है? इज्जत की बात कौन कर रहा है पिताजी? वो समाज जो रश्मि की मजबूरी को नहीं जानता, या वो लोग जो दूसरों के दुखों पर अपनी रोटियां सेकते हैं?
रश्मि ने जो किया वो कोई गुनाह नहीं था, वो एक बेटी का अपने पिता के प्रति फर्ज था। फर्ज और सौदे में फर्क होता है आरव। भाभी, रश्मि ने ये सब अपनी खुशी से नहीं किया। और सोचिए, कल को अगर भैया की जान बचाने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े तो क्या आप पीछे हट जाएंगी? सारी बातें सुनकर आगे आकर रश्मि सबसे कहती है, अपने पिता की जान बचाने के लिए मुझे जो ठीक लगा मैंने किया, लेकिन अगर आपको अभी ऐसा लगता है कि ये सब करके मैं आपके घर की बहू बनने के लायक नहीं हूँ तो मैं आपके घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। मेरी बच्ची, हमें माफ कर दे, हमने तुझे क्या कुछ नहीं कहा। तू तो साक्षात ममता की मूरत है। हमने सिर्फ बाहर का शोर सुना, तेरे दिल की चीख नहीं सुनी। रश्मि बेटा, मुझे गर्व है कि तू मेरे घर की बहू है। आज के बाद अगर इस घर में, मोहल्ले में या किसी ने भी तेरे खिलाफ एक शब्द भी बोला तो उसका सामना मुझसे होगा। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सीमा रश्मि को हॉस्पिटल से वापस लेकर आ रही थी। तभी मोहल्ले की सारी औरतों के साथ गीतिका भी रास्ते में खड़ी थी। उन्हें देखकर गीतिका ताने मारते हुए कहती है, आ गई सरोगेट मदर का ट्रीटमेंट करा के। अरे भाई, दूसरे का बच्चे का इतना ध्यान तो तुम ही लोग रख सकते हो बस। चुप रहिए गीतिका जी, बहुत जहर उगल लिया आपने। आज मैं आपको और इस पूरे मोहल्ले को ये बात बताने आई हूँ कि रश्मि ने जो किया वो आप जैसी सोच वाली औरतें कभी नहीं समझ सकती। उसने अपने पिता के लिए अपनी खुशियां कुर्बान की और हम इसके घर के लोग रश्मि के हर फैसले के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। पर सीमा, ये तो गैर कानूनी है, समाज इसे नहीं मानता। समाज उन लोगों को भी नहीं मानता जो दूसरों के घर में आग लगाते हैं। आज के बाद अगर रश्मि की तरफ किसी ने उंगली उठाई तो मैं पुलिस केस कर दूंगी। तुम लोग हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। सीमा की बात सुनकर मोहल्ले की औरतों के मुंह बंद हो जाते हैं। अब सीमा रश्मि को लेकर घर आ जाती है और फिर रश्मि अपने कमरे में जाती है और आरव को सारी बातें बताती है और कहती है, शुक्रिया आरव, अगर तुम मेरा साथ नहीं देती तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होती। तभी सीमा कमरे में आती है। उसके हाथ में दूध का गिलास है। सीमा रश्मि को दूध का गिलास देते हुए कहती है, अरे तुम अभी तक सोई नहीं, चलो जल्दी से ये दूध पियो और आराम करो, कल सुबह हमें डॉक्टर के पास जाना है। भाभी, आप सच में बहुत महान हैं। महान मैं नहीं, महान तू है रश्मि। तूने जो त्याग किया है वो हमें से कोई नहीं कर सकता। बस अब अपनी और इस आने वाले बच्चे की फिक्र कर। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं और रश्मि की डिलीवरी का समय आ जाता है। सभी लोग रश्मि को अस्पताल लेकर पहुंचते हैं और फिर रश्मि की नॉर्मल डिलीवरी होती है। पूरा परिवार रश्मि के पास ही खड़ा था। तभी वहां पर मिस्टर प्रेम और उनकी पत्नी आते हैं। रश्मि उन दोनों को देखकर कहती है, मिस्टर प्रेम, मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई, ये बच्चा आपका है, आप इसे ले जा सकते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि। तुम्हारी जो डील हुई थी उसके अकॉर्डिंग बाकी के जो पैसे बचे थे मैं तुम्हें उसका चेक दे देता हूँ। नहीं, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपने पिता के इलाज के लिए ये पैसे तय किए थे, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो प्लीज आपके पैसे रहने दीजिए। मिस्टर प्रेम और उनकी पत्नी बच्चे को लेकर वहां से चले जाते हैं और रश्मि अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपने घर लौट आती है।